लूसेंट का पिछले दिन हम फिजिक्स का पहला पार्ट पढ़ाए थे, अभी दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। और आप लोग का शिकायत है कि जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये आज ख़त्म हो जाएगा, उसका लोड मत लीजिए, बस आप लोग पढ़िए खूब मन लगा के, ठीक है। तो अब हम ये सेकंड पार्ट में हम हीट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं पहले, क्योंकि हीट से क्वेश्चन, हीट और लाइट जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो अब हम इसीलिए पहले हिट शुरू करें, उसके बाद हम पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन आप हिट आगे देख लीजिए उसके बाद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है। अब चलिए देखिए हिट। आप सब जानते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन बॉडी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये तो पूछना नहीं, बस ये पूछेगा कि हीट का जो फ्लो मतलब होता है वो कहाँ से होता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के तरह, ठीक है। इफ W इज वर्क परफॉर्म एंड हीट इज H, देन W बराबर H इज जूल। जूल जो थे एक साइंटिस्ट थे, तो वो लिखेंगे W बराबर J इंटू H। J इज द कॉन्स्टेंट कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इट्स वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जूल बराबर मतलब एक जो होता है कि जूल क्या है, तो 4.186 जूल पर कैलोरी, ठीक है ना। एक मतलब एक कैलोरी में कितना जूल, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि 4.186 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज कंज्यूम्ड, ठीक है ना। इतना वर्क होगा, परफॉर्म होगा अगर आप 1 कैलोरी ऑफ हीट है जो कंज्यूम कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इस दोनों का रिलेशन पूछता है, ये याद रखिएगा कि इतना कितना कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। अब हीट का यूनिट सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। ये भी पूछेगा कि एसआई यूनिट क्या होता है हीट का, सीजीएस यूनिट क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेट जस्ट टेम्परेचर। ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को कहते हैं कैलोरी। तो 1 कैलोरी का मतलब 1 ग्राम प्योर वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना एनर्जी हीट लगता है उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। इंटरनेशनल कैलोरी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए है 1 ही डिग्री डिफरेंस, रेज कर रहा है 1 ही डिग्री, लेकिन ऐसा ये दिया हुआ है इंटरनेशनल कि 14 मतलब 14.5 से लेके 15.5 तक इंक्रीज करने में जो एनर्जी लगता है 1 ग्राम, याद रखिए केजी नहीं 1 ग्राम, ये पूछेगा एकदम 1 ग्राम, कंफ्यूजन नहीं। 1 ग्राम में 1 ग्राम प्योर वाटर भी, ये नहीं कि पूछ दिया कि कोई और ब्राइन वाटर, नहीं, प्योर वाटर को हिट करने में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। और एपीएस फुट पाउंड यूनिट वाला जो होता है ब्रिटिश थर्मल, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड। तो वहां का है उसके जैसा है, अमेरिकन ब्रिटिश का है, प्योर वाटर थ्रू द 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट, ये तो पूछने वाला है कि 1 BHU मतलब 252 कैलोरी। ये पूछता है भाई कि 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट, ठीक है ना। तो वैसे ये पूछेगा 1 कैलोरी का मतलब 4.16 जूल, ये याद रखेगा, क्योंकि लूसेंट का एक एक वर्ड आज होता क्या है कि हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, और फिर क्या होता है कि खोजते कहाँ से आ गया, तो देखेंगे अरे भाई तो लूसेंट में तो था ही, लेकिन इस छोटा चीज पे तो हम ध्यान दिए नहीं थे कि 1 BHTHU जो है वो 252 कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.186 है। अब मान लीजिए इसमें रिलेशन पूछ दिया तो हमको ये दोनों रिलेशन पता रहेगा कि इसका BTHU में 252 कैलोरी होता है और 1 कैलोरी में 4.86 जूल होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना में कैलोरी निकल जाएगा। 1 थर्म में 10⁻⁵ BTHU और 1 पॉन्ड कैलोरी में कितना, 1 पॉन्ड कैलोरी का मतलब कितना है 453.6 कैलोरी, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BHU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। टेम्परेचर इज द फिजिकल काउज विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द 1 बॉडी टू अनदर बॉडी। ये भी पूछता है कि जैसे वाटर का फ्लो होता है तो कैसे होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह, उसी तरह से हीट का फ्लो होता है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरह। इसीलिए घर का टंकी जो है वो छत पे रखते हैं, नीचे नहीं रखते हैं, क्योंकि वाटर का जो फ्लो होगा ऊपर से नीचे, जितना ज्यादा ऊपर आप टंकी रखते हैं, मतलब फ्लोर जितना ज्यादा ऊपर रहता है उतना ज्यादा फ्लो अच्छा होता है। उसी तरह से यहाँ भी होता है, तो 1 बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब कहते हैं मेजरमेंट, इससे तो क्वेश्चन आता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। थर्मोमीटर तो सबको घर में यूज होता है। द डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द थर्मोमीटर, ठीक है ना। स्केल्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल्स ये पूछा हुआ है 63, 64 में, ये 63 और 65 में ये क्वेश्चन पूछा था इस रिलेशन से।
कैलोरी और फ़ारेनहाइट का अति कहते डिग्री सेल्सियस और हाँ, तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ 2 फिक्स्ड पॉइंट आर टेकन ऑन ईच थर्मोमीटर। ठीक है, वन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 2 फिक्स पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं और आइस पॉइंट ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं उसको, और अदर फिक्स पॉइंट लेते हैं बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, पॉइंट उसको कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये नहीं पूछता है, लेकिन आपको समझदारी होना चाहिए कि ये क्या कहता है। 2 फिक्स पॉइंट लेता है, एक तो लेता है जो आइस पॉइंट होता है जिसे 0 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, तो ये दोनों फिक्स पॉइंट ले लिया। द टेम्परेचर ऑफ दिस फिक्स पॉइंट, the number of fundamental interval between the 2 fixed point on different temperature scale is shown by the given table। ये टेबल को तो देख लीजिए क्योंकि इससे भी डायरेक्ट पूछेगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये अपर फिक्स पॉइंट हो गया नंबर ऑफ फंडामेंटल इंटरवल, ये हो गया, ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया एब्सोल्यूट 0। ठीक है ना, अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री है, तो यह तो हम लोग जानते हैं कि वाटर जो होता है वो बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फ्रिज होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट 0 अगर ये पूछेगा क्वेश्चन, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये पूछेगा एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या होता है, तो -273.515 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब एब्सोल्यूट 0 जब बोलेगा एब्सोल्यूट 0 तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब कितना होता है, तो ये वाला आप ये कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये आप पूरा देखिएगा, इसके रिलेशन बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछता है रिलेशन से, रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल। तो ये डिग्री, ये आप पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मतलब लगभग सबसे ही नहीं बनता है क्योंकि ये रिलेशन किसी को याद नहीं रहता, ये उसी को याद रहता है जो बहुत अच्छा से 12th का फिजिक्स पढ़ता है और एकदम याद रखता है रिलेशन। ये जो सी है वो डिग्री सेल्सियस के लिए ये 0 है, 0 डिग्री बाई 100, तो सी बाई 100 याद रखिए। ये फ़ारेनहाइट है -32/180, ये वाला रिलेशन पूछता है जनरलाइज। लेकिन आपको ये भी रखना है R-0/80 K फॉर केल्विन, K -273/100 और RA -492/180। ठीक है, और ये रिलेशन देखिए, इसको तोड़ के मतलब सबको काट दिया है, 100 है, 180 है, 80 है, 100, ये सबको काट के दे। चेंज इन डिग्री सेल्सियस बाई 5, चेंज इन फ़ारेनहाइट बाई 9। लेकिन ये नहीं याद रखिएगा क्योंकि आपको ये याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। ये पूछा हुआ, आप अगर पिछले साल का 10 साल का क्वेश्चन देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि ये वाला जो चीज़ है डिग्री और फ़ारेनहाइट में चेंज कर, एक हमको याद नहीं कि किस एग्जाम में, कि एक एग्जाम में लगता है 65 में पूछा है कि -40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये आप खुद से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये रिलेशन को भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए अभी, और इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए क्योंकि ये पूछेगा, और हो सकता है कि अभी तक डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन पूछ रहा है, अभी ये केल्विन से और डिग्री सेल्सियस से पूछ दे, या फ़ारेनहाइट और केल्विन से पूछ दे रिलेशन। ठीक है ना, तो आपको ये पूरा रिलेशन, इसीलिए हम ये पहले सिर्फ इसी टॉपिक के लिए हम पहले हीट ट्रांसफर शुरू क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है जो आपको आना थी। और सेल्सियस वाज इनिशियली नोन एज द सेंटीग्रेड, पहले इसको सेंटीग्रेड बोलते थे। वाइल एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल डिग्री इज नॉट यूज। हाँ देखिए, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन केल्विन 273 केल्विन, तो इसमें डिग्री वाला जो 0 ऊपर में डालते हैं छोटा सा, उसमें नहीं डालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वाइल एक्सप्रेसिंग द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, तो ये नॉट यूज। ठीक है, तो ये देखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, ये बहुत 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 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है मरकरी। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, हेंस टू मेजर टेम्परेचर बिलो दिस टेम्परेचर अल्कोहल थर्मोमीटर इज यूज्ड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ये याद रखिएगा, अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -115 डिग्री सेल्सियस और मरकरी का -39। ये पूछेगा क्योंकि लूसेंट का एक से वैसा पॉइंट खींच के लाता है जिसपे कि हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बीपीएससी में जो क्वेश्चन सेट करता है वो लूसेंट को अपना मान लिया है मापदंड, और उससे पूछेगा। तो मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो -39 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का कितना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो -115 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए रेंज ऑफ डिफरेंट थर्मामीटर, हम लोग मरकरी थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है ना, जिसमें कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, तो इसका जो होता है फ्रॉम -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस विद द हाइड्रोजन।
बिलो 200 डिग्री सेल्सियस अप टू 268 डिग्री विद द हीलियम। ये डिफरेंट मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में यूज होता है जो कंपोनेंट। अगर -200 डिग्री से लेके 500 डिग्री तक तो हाइड्रोजन, -200 डिग्री से लेके -268 डिग्री तक विथ हीलियम, और अबव द 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री विथ N2 गैस और बल्ब ग्लेज्ड इन पोर्सिलेन। मतलब ये जो थर्मोमीटर बनता है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, उसमें ये सब हीलियम यूज होता है, हाइड्रोजन यूज होता है, नाइट्रोजन, डिफरेंट कंपोनेंट होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट टू मेजर कि हमको कितना टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर मेजर करना है उससे। एक प्लेटिनियम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर होता है जो यूज करता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्लेटिनियम थर्मोमीटर यूज होता है, उसका मेजरमेंट का कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक, तो -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मोमीटर ये वाला यूज होता है इंडस्ट्री में, मैकेनिकल इंडस्ट्री जो होता है वहाँ होता है -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक। अब पूछता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर होता है, ठीक है। वेन अ बॉडी इज हाई टेम्परेचर, ठीक है, इट ग्लो ब्राइटली, तो जानते हैं जब टेम्परेचर हाई तब तो ग्लो करता है। द कलर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसे समझिए एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 पे पावर 4, टी एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, टी फॉर टेम्परेचर, तो 4th पावर, ठीक है ना। तो ये पूछता है क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट का मतलब कि जो टेम्परेचर है वही, रिलेटिव नहीं कि मेरा मतलब ऐसा समझिए कि मेरा 10 डिग्री सेल्सियस है, आपका 15 है, तो डिफरेंट निकाल दिए तो 5 डिग्री, नहीं, मेरा 10 डिग्री पे पावर 4, उसका 15 डिग्री पे पावर 4, ऐसे करके, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। रेडिएशन पैरोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय मेजरिंग द कलर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी। जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है इंडस्ट्री में, तो उससे जो रेडिएशन निकलता है उसके हीट के वजह से उसको बहुत दूर ये थर्मोमीटर रखा आता है, उसके रेडिएशन को पकड़ के बता देता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, तो रेडिएशन पैरोमीटर। तो ये पूछेगा कि रेडिएशन जो इमिटेड होता है बॉडी से उसको कहते हैं रेडिएशन पैरोमीटर। जो होता है वो थर्मोमीटर है एक तरह का, वो रेडिएशन को मेजर करता है, टच नहीं करता है उसको। जैसे ये सब है कि टच करेगा, ये टच नहीं करेगा, उसके रेडिएशन, उसका जो रेडिएशन है उसको पकड़ के बता देगा कि उसका टेम्परेचर कितना है। दिस थर्मोमीटर इज नॉट पुट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। ये पुट करने, वही लिखा, हम बोले ना अभी कि वो टच नहीं करता, नॉट पुट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, बट इट कैन मेजर द टेम्परेचर बिलो 800 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट द लो टेम्परेचर इमिशन ऑफ रेडिएशन इज वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब समझ रहे ना, ये जो मेजर करेगा वो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाला करेगा, उससे कम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो रेडिएशन निकलता है वो उस रेडिएशन को वो पकड़ नहीं पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। रेडिएशन पैरोमीटर कैन नॉट डिटेक्ट, ये याद रखिएगा। दिस इज वाई इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इनसाइड द मेटलर्जिकल फर्नेस, जहाँ बहुत बड़ा बड़ा मेटल का एकदम टुकड़ा होता है, टुकड़ा उसको नहीं बोलेंगे, उसको बहुत बड़ा बड़ा पीसेस होता है, वो ना मतलब कि गर्म होता है, हिट होता है, वो लिक्विड की तरफ चेंज हो जाता है। मतलब वो सोचिए कि मेटल जो है, लोहा है, वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, तो वहाँ मेटलर्जिकल फर्नेस बोलते हैं, जहाँ पे मेटल को गर्म किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius. Its SI unit is joule. याद रखिएगा, SI यूनिट पूछ देगा स्पेसिफिक हीट का तो हम लोग पटाख से जूल लिख दें, नहीं, जूल पर केजी किलोग्राम केल्विन, जूल पर केजी केल्विन किलोग्राम। देखिए ये वाला याद रखिएगा, जूल ऊपर, केजी केल्विन नीचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि किसी भी 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने में जो आपको एनर्जी लगता है, एनर्जी का जूल कितना, किलो केल्विन, किलोग्राम केल्विन, 1 किलो 1 डिग्री चेंज के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला ये याद रखिएगा, यूनिट ही पूछता है क्योंकि वो जो है वो इंजीनियर से नहीं एग्जाम ले रहा है, वो नॉर्मल मतलब स्टूडेंट से ले रहा है, तो ये यूनिट सबको आना चाहिए। और अब दिया हुआ है लूसेंट में भाई, तो उसको तो मिल गया है गारंटी पेपर की, सब स्टूडेंट लूसेंट पढ़ता ही है, तो लूसेंट में जो है सो सब पूछेगा, ठीक है ना। तो आप एकदम एक पढ़ते रहिए। देखिए वाटर का स्पेसिफिक हीट 4200 किलो जूल पर केजी केल्विन, आइस का 2100, आयरन का 460 जूल पर केजी केल्विन, किरोसिन ऑयल का 210 किलो जूल पर केजी केल्विन, मरकरी का 140 जूल पर केजी केल्विन, लेड का 130 जूल पर केजी केल्विन। ये भी पूछ सकता है, और इसको तो और रेड में हाईलाइट किया है, तो इसको वाटर का जनरली पूछेगा, याद रखिएगा। आइस का 2 चीज़ एकदम मतलब याद रखिए, 4200 वाटर का, आइस का 2100। यूनिट जूल
पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। 1 calorie of heat is required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Hence, the specific heat capacity of water is 1 calorie per gram per Celsius. ठीक है, वही यूनिट है, बस चेंज हो गया है। यहाँ कैलोरी की जगह जूल हो गया है, ग्राम की जगह किलोग्राम हो गया और डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन हो गया। ठीक है, अभी हम लास्ट में बताएं कि 1 कैलोरी पर ग्राम बराबर होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। याद रखिएगा ये रिलेशन, देख लीजिए, ये आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, पेंसिल से आपको थोड़ा गड़बड़ हम मतलब आपको लग रहा हो कि घिचपिच हो गया, तो आप एक अपना आपके पास लूसेंट भी होगा वो लेके बैठ जाइएगा। ठीक है ना, तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चलता, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो प्रेशर देने के लिए बार बार पेंसिल से लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, फॉर अ गैस के लिए, अभी तक आप लिक्विड का बात करें, जनरली प्योर वाटर। फॉर अ गैस, अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे एज द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature depend on the condition under which water is being heated. ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लेकिन वाटर का वो फिक्स है कि 4200 जूल पर केजी केल्विन होगा। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि क्या गैस का स्पेसिफिक हीट है जो वेरिएट करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या कंडीशंस। ठीक है, द फॉलोइंग 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस आर द स्पेशल सिग्निफिकेंस। एक होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, होता तो बहुत सारा कंडीशन है कि, लेकिन 2 है जो सबसे स्पेशल है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, SB। इफ इन अ प्लेस ऑफ यूनिट मास 1 मोल ऑफ, आप 9th क्लास में पढ़े हैं मोल का कंसेप्ट, 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड, the heat required to increase the temperature by unit is called the molar heat capacity। भाई सही है, 1 मोल ऑफ गैस को हीट करने में जो एनर्जी लगता है उसको मोलर हीट कैपेसिटी, 1 डिग्री टेम्परेचर से, समझ रहे हैं ना, ये याद रखिएगा, 1 यूनिट मास 1 डिग्री टेम्परेचर से इंक्रीज करना है, चेंज इन 1 डिग्री। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। वी हैव 2 टाइप ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। उसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रिलेशन पूछता है, रिलेशन ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, इसके बराबर होता है ये गामा। ये पूछेगा, मतलब पूछ भी सकता है, क्योंकि लूसिड में है तो क्यों नहीं पूछेगा भाई। इज कॉल्ड द एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस। तो CP/CV इक्वल टू गामा, इसको गामा पढ़ते हैं, गामा इज कॉल्ड द एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस। वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड ओनली द एटोमिसिटी ऑफ द गैसेस। एटोमिसिटी का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है तो हमेशा H2 होता है। ठीक है ना, तो उसका एटोमिसिटी 2 है, लेकिन हीलियम हमेशा 1 होता है तो उसका एटोमिसिटी 1 है। तो ये रिलेशन और CP बराबर MSP हो गया। ठीक है ना, M फॉर द मास हो गया, CB बराबर ये हो गया मोलर मास। और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, CP - CB बराबर R होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो ये याद रखिएगा। अब थर्मल एक्सपेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो थर्मल एक्सपेंशन शुरू करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स लेंथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज। तो बात सही है, गर्मी के दिन में देखते हैं गेट जो रहता है, लोहा जो रहता है वो जो है, देखते हैं हम लोग सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा रहता है, मतलब जो लाइन होता है रेलवे के जिस पे चलता है रेल, उसमें गैप छोड़ा रहता है। वो इसलिए छोड़ा रहता है कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि वो एक्सपेंड करता है तो फैलेगा, और फैलेगा अगर दोनों चिपका हुआ रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा छूटा रहता है ताकि वो फैलेगा भी। इतना हमको तो पता है, अब ऐसा तो ट्रैक बना नहीं देता है पूरा कि कितना हीट होगा मैक्सिमम। जैसे अभी कितना है, जैसे अभी गर्मी है तो 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे आयरन का अगर बना हुआ है तो आयरन का ही बना होता है, तो वो कितना एक्सपेंड करेगा उस हिसाब से वो डिस्टेंस छोड़ता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स लेंथ, इस सरफेस एरिया और वॉल्यूम इंक्रीज है। द इंक्रीज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आर मेजर इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंसिविटी। अल्फा से बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंसिविटी एंड कोफिशिएंट ऑफ, देखिए अगर लेंथ होता है तो लीनियर, सरफेस होता है तो सुपरफिशियल, और अगर वॉल्यूम होता है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन एक्सपेंसिविटी कहते हैं। ये मतलब आप कर ही दीजिएगा, लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा ध्यान से। तो अगर मान लीजिए ऐसा आता है कि एरिया में चेंज होता है तो उसको क्या बोलता है, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर वॉल्यूम में चेंज होता है हीट बढ़ाने से तो क्यूबिकल एक्सपेंशन एक्सपेंसिविटी। ठीक है, रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा फॉर लीनियर, बीटा फॉर सुपरफिशियल, गामा फॉर क्यूबिकल। इसका रिलेशन 1:2:3 होता है। ठीक है, ये रिलेशन ये मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन देगा, देखिए अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर 1:2:3 दीजिए। अब पूछेगा बीटा बराबर तो 2 अल्फा। 2 अल्फा मतलब अगर
एरिया है तो लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि अल्फा जो लीनियर एक्सपेंशन होगा वो 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। कह रहा है एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड एक्सपेंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, बट वेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज, ये सिर्फ क्वालिटी जो है वो वाटर का है, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। Almost every liquid expand with the increase in temperature, but the when temperature of water increase from 0 degree Celsius to 4 degree, its volume decreases. If the temperature is increased above the 4 degree, volume start increasing. ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि बढ़ेगा टेम्परेचर तो एक्सपेंड करेगा, लेकिन वाटर में नहीं, वाटर में भी है, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक एक्सपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। इट्स वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियरली डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4, पूछता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये सब तो लंबा चौड़ा नहीं पूछे मान लीजिए, लेकिन पूछेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए अगर मेरे बुक कॉपी से मतलब हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आपके पास भी लूसेंट होगा, आप उसमें टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि हमको पढ़ाना है तो पेंसिल से थोड़ा ढक वक जा रहा है। लेकिन देखिए बात वो नहीं, बात ये है कि हम पढ़ा इसलिए रहे हैं ताकि आप रिदम में आ जाइए, क्योंकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं या साइंस का भी जो छूटा हुआ है तो वो छूट जाता है, तो हम आपको रिदम में ला रहे हैं, ठीक है ना। रिदम में लाइए और पटापट खत्म कीजिए 2 दिन में पूरा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज फिजिक्स खत्म करते हैं, कल केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसको अब 2-3 बार रिविजन कर लीजिए और मजा लीजिए बस। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है। देयर यहाँ पे हीट होना चाहिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एक कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है। हम लोग लाइफ में सब देखें। कंडक्शन क्या होता है, हम लोग की मम्मी लोग जो खाना बनाती है तो कढ़ाई में सब्जी बनाती है, तो जो छोलनी होता है तो वो टच करता है कढ़ाई को, हीट को, और हाथ गर्म या उसका जो सबसे लास्ट कोर्स होता है हम लोग पकड़े रहते हैं वहाँ पे गर्म हो जाता है। वहाँ क्या होता है, कंडक्शन, वहाँ का मॉलिक्यूल्स हीट होता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल को हीट करता है, तीसरे मॉलिक्यूल को, और यहाँ हाथ के पास जो होता है वो हो जाता है, ये कंडक्शन। कन्वेक्शन जो पानी गर्म होता है कि नीचे गर्म होता है फिर ऊपर उठ के आता है नीचे, रेडिएशन होता है सन का लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता दिए, समझ गए। अब कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन, इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द सक्सेसिव वाइब्रेशन। देखिए जो छलनी करते हैं हम लोग, वो छू रहा है सब्जी कढ़ाई को कहाँ, नीचे, लेकिन हाथ गर्म है तो क्या वहाँ का मॉलिक्यूल उठ के यहाँ आ गया ना, मॉलिक्यूल नहीं उठ गया, वो मॉलिक्यूल हीट होने से वाइब्रेट हुआ और उसके वाइब्रेशन से दूसरा वाइब्रेट हुआ, दूसरा से तीसरा हुआ और आग पहुँच गया जहाँ पे हाथ पकड़े हुए है। तो कह रहा है सक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विदाउट bodily movement of the particle of the medium. In solid heat transfer takes place by the conduction. Solid में पूछेगा क्वेश्चन, solid में heat transfer कैसे होता है, कंडक्शन से, ठीक है ना। मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज अ ब्रिक, कंक्रीट, फेल्ट, आइस, वुड, शॉर्ट, डस्ट, एयर, ग्लास, क्लोथ आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये पूछेगा, तो मेटल जो होता है वो जनरली गुड कंडक्टर होता है, लेकिन हीट नहीं होता है, कंक्रीट नहीं होता, आइस, वुड, ये वुड तो एकदम ही नहीं होता है, शॉर्ट, डस्ट, पेपर, एयर, ग्लास, क्लोथ इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। होता है बैड कंडक्टर का मतलब कि हीट का फ्लो ना होने दे, रोक दे। दिस इज वाई आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट। काहे करते हैं भाई, देखते हैं बुरादा हो जाता रहता है, उससे वो बर्फ को ढक देता है, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर नहीं, हीट अगर बर्फ तक जाएगा नहीं तो उसको पिघलाएगा कैसे, इसीलिए दिस इज वाई आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट टू सेव इट फ्रॉम द मेल्ट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा लीजिए पढ़ने में, समझिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कन्वेक्शन शुरू करते हैं। तो कंडक्शन समझ में आ गया, अब कन्वेक्शन। इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर बाय द एक्चुअल मूवमेंट। देखिए उसमें क्या होता था, वाइब्रेशन होता था। यहाँ देखिए आप जब पानी गर्म करते होंगे तो देखते हैं कि ऊपर का बबल, नीचे का बबल ऊपर आता है, ऊपर का बबल नीचे जाता है। तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल हो रहा है ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अ करंट ऑफ पार्टिकल सेटअप which is called the convection current. In liquid or gases, heat transfer takes place by the convection. Earth atmosphere is heated by, ये पूछेगा, अर्थ का एटमोस्फेयर जो हीट होता है बाय द कन्वेक्शन होता है, ठीक है ना। रेडिएशन इन दिस मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट स्पीड, विद द स्पीड ऑफ लाइट, विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब देखिए कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको मीडियम चाहिए,
ठीक है ना, लेकिन रेडिएशन में नहीं चाहिए, क्योंकि सन से लेके अर्थ तक आता है, उसमें जाने कहाँ कहाँ वैक्यूम होता है, मीडियम नहीं होता, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो ये पूछता है कि कौन से मतलब ट्रांसफ़र जो होता है हीट का, वो कौन सा जो है मोड, उसमें हमको मीडियम का ज़रूरत नहीं होता, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रेडिएशन में हमको मीडियम का ज़रूरत नहीं होता। मीडियम मतलब एयर हो बीच में, चाहे मेटल हो, कुछ भी हो जो उसको रास्ता दे, मतलब उसको हेल्प करे, तो वो नहीं होता। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, the rate of loss of heat by the body is directly proportional to the difference in temperature between the body and surrounding। मतलब क्यों हो गया रेट ऑफ ट्रांसफर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, डिफरेंस इन बॉडी बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज द सेम फॉर ऑल द सरफेस at the same temperature and is equal to the emissive power of black body at the temperature। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ में नहीं आएगा, सीधे समझिए कि आप एक बॉडी है, ठीक है, तो वो हर बॉडी एनर्जी लूज करता है, ठीक है ना। तो जो इमिसिव कर रहा है पावर टू एब्जॉर्ब, और एनर्जी ऑब्जर्व भी करता है, तो जो छोड़ने वाला है इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज द सेम फॉर ऑल सरफेस एट द सेम टेम्परेचर। अगर 5-10 डिग्री सेल्सियस पे सब बॉडी को रखे हुए 10 बॉडी रख दिए हैं, तो सबका जो ये है सेम होगा, ठीक है ना, इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। ये हो गया किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ सिग्निफाई द गुड ऑब्जर्वर और गुड इमीटर, जो गुड ऑब्जर्व करता है वो गुड इमीटर भी होता है। ये पूछेगा किरचॉफ, गुड ऑब्जर्वर इज बैड इमीटर, लो मीडियम इमीटर तो नहीं, गुड ऑब्जर्वर आर गुड इमीटर। इफ द शाइनिंग मेटल बॉल विद द सम ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस, तो shining metal ball with the some black spot on its surface is heated to a high temperature and seen in dark. Shining ball become dull, but the black spot shine brilliantly because black spot observe radiation during heating and emits in dark। समझ गया ना, तो ये आप। अब स्टीफेंस लॉ, ये लॉ तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन इस पे बेस्ड जो थ्योरी है वो याद रखिएगा, ठीक है ना। अब स्टीफेन लॉ जो है वो रेडिएशन को फॉलो करता है, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पहले बात, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पे पावर 4 एनर्जी, ये हो गया स्टीफन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। वेर सिग्मा इज कांस्टेंट कॉल द स्टीफन कांस्टेंट। अब चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब सिंपल लॉजिक है कि देखिए वाटर लेते हैं, उसको गर्म करते हैं तो वो बन जाता है वेपर में, उसको ठंडा करते हैं तो वो बन जाता है आइस में, वही होता है चेंज ऑफ स्टेट। एनी मटेरियल कैन रिमेन इन एनी ऑफ द 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट। For this, either substance is heated or heat is extracted from the substance. Change of state takes place at the fixed temperature, ठीक है ना। देखिए वाटर जो है वेपर में तभी चेंज होगा जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो जब तक वो पूरा वाटर वेपर में नहीं चेंज हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। जब टेम्परेचर है वाटर का वो वेपर में चेंज होते रहता है तो उसको तब भी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और किसको है, हॉर्स फ्रॉस्ट, फ्यूजन और मेल्टिंग, ठीक है ना। मतलब ये कहते हैं सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड फिर वेपर में चेंज हुआ, वेपर को फिर कंडेंस किए तो लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड को फिर फ्रीज किए तो वो चेंज हो गया आपको सॉलिड में। तो ये आप याद रहे। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये पूछता है फ्यूजन का मतलब। तो फ्यूजन हो गया द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द फ्यूजन, ठीक है ना। फ्यूजन टेक्स प्लेस एट द फिक्स टेम्परेचर, ये बताएं आपको, ठीक है ना। फिक्स टेम्परेचर पे इट कॉल द मेल्टिंग पॉइंट, वो जो फिक्स टेम्परेचर होता है जिसपे कि पूरा आइस है जो मेल्ट होकर वाटर में चला गया तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सबस्टांस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। Freezing takes place at the fixed temperature is called the freezing point. For the substance melting point बराबर freezing point, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द चेंज इन प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि मेल्टिंग पॉइंट हर बॉडी का अलग अलग है, अगर सिचुएशन और कंडीशन सराउंडिंग चेंज कर दिए तो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस चेंज विद द चेंज इन
pressure. Melting point of substance which contract in the process is fusion as ice, it decrease with the increase in pressure. Melting point of substance which expand in process of fusion as wax increase with the increase in pressure. देखिए ये पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस है उसका जो पॉइंट जिस पे वो मेल्ट करता है वो इंक्रीज कर जाएगा विथ इंक्रीज इन प्रेशर। मान लीजिए कि अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो वाटर का समझिए कि वो 100 डिग्री पे वो मतलब आइस जो है वो 0 डिग्री पे मेल्ट करता है, तो वो अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसका वो 0 डिग्री पे नहीं मेल्ट करके और हायर डिग्री पे मेल्ट करेगा। तो प्रेशर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू चेंज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, विद एडिशन इम्प्योरिटी, एक इम्प्योरिटीज भी बहुत बड़ा कारण है। एज साल्ट इन आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज डिक्रीजेज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में कि अगर हम आइस में साल्ट मिला देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो करेगा विद द, देखिए ये भी पूछेगा इंक्रीज करेगा प्रेशर से इंक्रीज करने से, उसी तरह से ये पूछेगा कि अगर इम्प्योरिटीज डाल देते हैं साल्ट इन आइस तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा एकदम ही, जब हम साल्ट में आइस डाल देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई, तो डिक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा, मतलब वो जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। वेपोराइजेशन सब जानते हैं, द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया तो वेपोराइजेशन। वेपोराइज टेक्स प्लेस टू में, एक इवापोरेशन कहलाता है, एक बॉइलिंग और इव्यूलेशन कहलाता है। अब देखिए इवापोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए। ठीक है, इवापोरेशन द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन विच टेक्स प्लेस only from the exposed of surface of liquid that at the temperature is called the evaporation. Evaporation causes cooling. This is why water is earth pot get cooled. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि घड़ा का जो पानी है वो ठंडा क्यों रहता है। आप भी सोचिए क्यों रहता है, हम बता देते हैं। देखिए ठंडा घड़ा है तो उससे उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है, पोर्स मतलब छेद, उससे पानी थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है। अब गर्मी का दिन है तो क्या गर्मी तो हीट कर रहा है उस घड़ा को, अब घड़ा को जो हीट कर रहा है तो उसमें जो वाटर निकला है बाहर उस पोर से वो हीट को ले लिया। ठीक है, हीट को ले लिया और वेपर में चेंज हो गया, तो हीट तो यूज कर लिया ना, तो अब घड़ा के अंदर वाला जो पानी है वहाँ तक हीट पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक है ना, तो घड़ा का पानी ठंडा रहता है, तो ये है। ठीक है ना, मेटल्स में ऐसा नहीं होता है तो वो पूरे पानी को गर्म कर देता है। इवापोरेशन इज कॉज कूलिंग, दिस इज वाई वाटर इन अर्थ, अर्थ मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, पॉट गेट कूल्ड इन समर। ये पूछेगा कि जो घड़ा होता है मिट्टी का बर्तन होता है उसका पानी ठंडा क्यों रहता है, तो प्रोसेस कौन सा है, इवापोरेशन प्रोसेस है उसको ठंडा करने के लिए। ठीक है ना, तो ये अब बॉइलिंग। ठीक है ना, ऐसे इवापोरेशन का मतलब हम लोग लगे रहे इवापोरेशन तो गर्मी के कारण होता है गर्मी के कारण, वजह गर्म ही है कि हीट ज़्यादा हो गया तो हो गया इवापोरेशन, लेकिन उसके वजह से क्योंकि वो उसका गर्मी ले लिया, जो पानी निकला था घड़ा के पोर से तो वो ले लिया, तो अब उसका जो एनर्जी है, एनर्जी तो भाई यूज हो गया ना, तो उसका एनर्जी का इफेक्ट तो घड़ा के पानी पे पड़ा नहीं जो अंदर है। Boiling, the process of evaporation which takes place at the fixed temperature and from the whole part of liquid is called the boiling, कहलाएगा boiling। तो ये ठीक है, द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। अब कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाई विच, देखिए हिंदी में हमको नहीं पता है लेकिन आपको क्वेश्चन आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो आप समझ जाएंगे। कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाई विच अ सबस्टेंस चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। बॉइलिंग वाटर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। या ये पूछेगा क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरह के पॉइंट्स आता है जो कंसेप्चुअल रहता है, नहीं तो डायरेक्ट यूनिट पूछेगा। ठीक है ना, तो आप दोनों चीज़ पे एकदम ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है ना, लैटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपको हम लैटेंट हीट का कंसेप्ट बता दें। लैटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब लैटेंट हीट कभी हो जाता है जब कोई भी मतलब सबस्टेंस है जैसे वाटर है वो अपना फेज चेंज कर रहा है। फेज चेंज कर का मतलब लिक्विड से है तो आइस में बदल रहा है, लिक्विड से है तो गैस में बदल रहा है, मतलब वेपर में बदल रहा है। तो वो जो हीट यूज होता है उस दौरान जब वो फेज को चेंज करते रहता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा मत सोचिए कि उसमें हीट यूज नहीं हो रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर उसमें आप थर्मोमीटर डाल देते हैं तो देखेंगे कि उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन वो अपना फेज को
चेंज कर रहा है, समझ गए ना। तो लैटेंट हीट और हीट ऑफ, ऐसा सोचिए एक सिंपल आपको एग्जाम, जब कोई स्टूडेंट पढ़ते रहता है, पैसा उसमें लग रहा है, लेकिन नौकरी उसका नहीं हो रहा है, तो लोग को क्या लग रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अब उसका रिजल्ट तो भी दिया नहीं, एग्जाम तो दिया नहीं, तो वो लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी लग रहा है। लेकिन जिस समय उसका वो पूरा हो गया प्रिपरेशन, तो अब वो वही जो उसका पढ़ाई वो नौकरी में चेंज हो गया, तो वो हो गया कि सबली मतलब हो गया सेंसेबल हो गया। सेंसेबल हीट बोलते हैं टेम्परेचर को बढ़ाना। अब आपके पास मनी आने लगा या टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो वो हो गया सेंसेबल हीट। लेकिन लैटेंट हीट हो गया कि पैसा तो तब भी लग रहा है आपका, ठीक है ना, पढ़ने के दौरान, लेकिन असर नहीं दिख रहा है, बस आप पढ़े जा रहे हैं, साहब दूसरे लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन आप है कि अपना फेज चेंज करें। फेज चेंज कैसे करें, अभी आप कुछ जानते थे, फिर आप कुछ जाने और बढ़ रहा है आपका नॉलेज, और एक टाइम आएगा कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का रूप ले लेगा। एग्जैक्टली लैटेंट हीट हो गया, ठीक है ना। अगर इसको नॉर्मल लाइफ में हम बता दी कि इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, इट्स कॉल्ड द लैटेंट हीट। क्यू इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टेंस ऑफ मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड एल इज द लैटेंट हीट। क्यू बराबर होता है एम इंटू एल, एम फॉर मास, एल फॉर द लैटेंट हीट एनर्जी। SI यूनिट ऑफ लैटेंट हीट जूल पर किलोग्राम, ये पूछता है लैटेंट हीट का यूनिट क्या होता है, जूल पर किलोग्राम। अब बोलिए टेम्परेचर क्यों नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जूल पर केजी, जूल पर केजी। एनी मटेरियल हैज टू टाइप ऑफ लैटेंट हीट, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। It is the amount of heat energy required to convert unit mass of substance from solid state to liquid state at the melting point. It is called the amount of heat energy by unit mass of liquid when the change from the solid to at the freezing point, ठीक है ना। तो ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हो गया कि आपको आइस है, आपके पास आइस से आपको हो गया वो मेल्ट होके वाटर में चेंज हो गया, तो वो जो उस दौरान जो चेंज हो रहा था, उस दौरान जो एनर्जी लग रहा था, उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट mass of substance from the liquid state to vapor state at its boiling point, ठीक है, at its boiling point it is called the amount of heat release when the until the mass and vapor change into the liquid। ये हो गया boiling point हो गया, it is the amount of heat release when the amount of mass of vapor is changed into liquid, ये अपोजिट हो गया, ठीक है ना। वेपर का ये कंडेंसेशन हो गया, ठीक है ना, वो वेपोराइजेशन हो गया। वेपोराइजेशन कंडेंसेशन का अपोजिट है। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड से वेपर में बदलना, कंडेंसेशन का वेपर से लिक्विड में बदलना। सब्लिमेशन, ये बीपीएससी में पूछा, सब्लिमेशन में होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होने को सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कपूर रख दीजिए, कपूर अब हम लोग जो घर में पूजा करते हैं वो जलाए, उसको देखिए छोड़ दीजिए 2 घंटा, देखिए वो उड़ जाएगा और लिक्विड के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। ऐसे जनरली सब्सटेंस होता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, जैसे उसको टेम्परेचर मिलते जाएगा, हीट मिलते जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ सब्सटेंस, भगवान सब तरह का सब्सटेंस बनाए हैं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर। सब्लिमेशन टेक्स प्लेस वेयर द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये कंसेप्ट तो नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में, एक बार नहीं कम से कम 5 बार पूछा होगा। अगर आप 15 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो सब्लिमेशन आपको आ जाएगा। सब्लिमेशन टेक्स प्लेस, ये पूछ सकता है अगर उसको ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन करने का मन है तो, कि सब्लिमेशन कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट ही कम हो मेल्टिंग पॉइंट से, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पहुँचेगा उससे पहले ही। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो सॉलिड है वो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वेपर में चेंज हो जाना, तो मेल्ट होने से पहले ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है जो चेंज हो गया, तो वही करेगा कि सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट। सब्लिमेशन इज सोन बाय द कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर होता है, और आइस इन वैक्यूम, ठीक है, आइस इन वैक्यूम। होर फ्रॉस्ट क्या होता है, होर फ्रॉस्ट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ये पूछेगा कि सीधे आपको वेपर से सॉलिड में बदल जाए, वो हो गया, क्योंकि आपको सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा रहा था, तो वैसे ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे वेपर से सॉलिड में, होर फ्रॉस्ट, ये पूछ देगा क्वेश्चन। इस बार तो समझिए, जस्ट द रिवर्स प्रोसेस, ये नहीं पूछेगा कि कौन मेटल होगा, ये पूछेगा कि होर फ्रॉस्ट है क्या। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, वेपर इनटू सॉलिड, ये आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू कंसेप्ट है। स्टीम प्रोड्यूस more sewer burn the water at the same temperature because internal energy of steam is more than that the water at the same। देखिए
वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर भी है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। लेकिन वेपर जब हाथ में कभी कभी सब्जी बनाते वेपर लगता है तो वो हाथ को जला देता है ज़्यादा। विथ रिस्पेक्ट उसी टेम्परेचर पे अगर वाटर हीट को हाथ को जलाता है तो कम फील होता है, क्योंकि जो वेपर है वो लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी को भी रखे हुए है उसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है, लेकिन वो लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी रखा हुआ है अपने पास। ये पूछता है ये कंसेप्ट कि क्यों ऐसा होता है कि स्टीम जो है वो ज़्यादा बर्न कर देता है, क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये अब एक वर्ड आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए गर्मी नहीं, ऐसा कहिए कि थोड़ा जो बारिश के समय होता है उसमें बड़ा पच हो जाता है, वो होता है ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिडिटी कैसे होता है आप कंसेप्ट बताते हैं कि जैसे हुआ कि हीट बढ़ रहा है, मतलब गर्मी बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट में एयर मतलब जो पानी है, समझ गए ना, अर्थ पे वो वेपर में चेंज हुआ, ठीक है। वेपर में चेंज हुआ तो अब जो इन्वायरमेंट में एयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में मिक्स हो गया। अब वो बॉडी को टच करता है तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर के फॉर्म में, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, तो छुआ तो हल्का ठंडा होने लगा और पानी के रूप में आता। पच इसीलिए करते हैं ना, तो कितना एकदम कचकच पच लग रहा है, एकदम कैसा मौसम है, तो वो इसी के वजह से ह्यूमिडिटी कंसेप्ट है, ठीक है ना। Relative humidity is defined as the ratio of amount of water vapor present in the given volume of atmosphere to the amount of water vapor required to saturate at the same volume at the same temperature। तो याद रखिएगा ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में मिक्स हो गया, ठीक है ना, तो उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। अब ये हो गया आपको, द रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाई 100 टू एक्सपोज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज, ये तो परसेंटेज निकालने का ही प्रोसेस ही है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, देखिए ये बना हुआ जो है ना तीर टाइप का निशान, उससे वो सबसे इंपॉर्टेंट। रिलेटिव ये पूछा हुआ बीपीएससी में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर बाई हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल है ज़्यादा वेपर के फॉर्म में लेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में ज़्यादा होगा तो एयर में मिक्स हो जाएगा, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। और इसी को कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशन आता है। एयर कंडीशन फॉर हेल्दी एंड फेवरेबल, घर में एसी होगा जिसके यहाँ वो इस कंसेप्ट को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान जाइए। फॉर हेल्दी एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर ह्यूमन बींग्स। अच्छा एक बात सोचिए कि जो एसी लगा रहता है तो देखी होंगी उससे पानी छूते रहता है बाहर, कभी सोचे कि पानी निकलता कहाँ से? बताते हैं हम कि पानी निकलता कैसे है। एटमॉस्फेरिक में वाटर मॉलिक्यूल है वेपर के फॉर्म में, उसको एसी क्या करता है, ठंडा कर देता है, और वो जो वाटर वेपर है ठंडा होने पे वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल्स बन के बाहर फ्रिज जो एसी घर के बाहर जो लगा रहता है एसी का पार्ट, उससे पानी निकलते रहता है। और वही पानी देखिएगा जब बारिश का टाइम ज़्यादा रहेगा तो वो पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एयर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें वाटर वेपर ज़्यादा है, वो उसको ज़्यादा ठंडा किया और वाटर ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो ये कंसेप्ट जो नहीं जानते होंगे वो अब समझ गए होंगे बात में कि एयर कंडीशन जहाँ लगा रहता है उसके बाहर वाटर मॉलिक्यूल क्यों निकलते रहता है, क्योंकि वो जो होता है इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक एयर में जो वाटर वेपर रहता है उसको ठंडा कर देता है। इसीलिए आप एसी वाले रूम में बैठिएगा तो आप फील कीजिएगा कि आपका हाथ जो है वो सूख जाता है, क्योंकि आपके बॉडी का भी जो वाटर मॉलिक्यूल है जो रिलीज होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। इन्वायरमेंट को हेल्दी फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए टेम्परेचर जो होता है -23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री एयर कंडीशन का ये सबसे फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ये पूछेगा कि एयर कंडीशंस का क्या होता है, तो 60% टू 65 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। स्पीड ऑफ एयर 0.75 मीटर पर मिनट या 2.5 मीटर पर मिनट ऐसे करके होना, इतना से इतना रेंज है इसका, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूछेगा सिर्फ ये पूछेगा कि एयर कंडीशंस होता है तो उसमें टेम्परेचर जो होता है मतलब कर तो होता है 16 डिग्री, लोग 15 डिग्री कर देता है, लेकिन जो फेवरेबल कंडीशन सबसे अच्छा उसमें लोग ठंडा लगने लगता है 23 से 25 डिग्री सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ होता है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछेगा क्वेश्चन में कि ऐसे नहीं पूछेगा, हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज कॉल्ड द फॉलोइंग टू वे। एक तो होता है कि दो हीट एनर्जी जो आप देते हैं बॉडी को वो दो तरीके से, या तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाए और या तो उसके फेज को चेंज करे, हीट एनर्जी ये हो गया, ठीक है। तो
हाँ, तो हीट एनर्जी हो गया। अब कर रहा है कि इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड हेंस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इट डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट energy, heat energy given to the system, delta U increase in the internal energy and system delta W work done by the system। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन। डेल्टा क्यू मतलब ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन हाँ जो 12th में पढ़े हैं फिजिक्स उनके लिए तो सब जानते होंगे। डेल्टा क्यू और डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब जो हीट एनर्जी है इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क एनर्जी इज द मैथमेटिक। ये पूछ देगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पूछ देगा। देखिए पूछने के लिए तो वो देखो बीपीएससी कोशिश करता है कि हम जनरलाइज क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर लूसेंट में दे दिया है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कल तब शिकायत नहीं करेंगे कहाँ था है भाई, इसमें दिया हुआ है आपको, पढ़िए। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में बी पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, बॉडी का इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी रखे हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी अराइजेज ड्यू टू द मॉलिकुलर मोशन विच मे बी ट्रांसलेशन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में है कि काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी में होता है मॉलिकुलर मोशन वो किसके वजह से होता है। ट्रांसलेशनल मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन गया, रोटेशनल मतलब रोटेट किया, वाइब्रेशन मतलब एक जगह पेंडुलम की तरह ऐसे वाइब्रेट किया। ठीक है, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी अराइजेज ड्यू टू द, ये पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी में, काइनेटिक एनर्जी अराइजेज ड्यू टू द मॉलिकुलर मोशन विच मे बी ट्रांसलेशनल रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, आप बात को समझ गए होंगे। आपको लग रहा होगा मैम जल्दी जल्दी पढ़ा रही, लेकिन ख़त्म भी करना है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा भाई, बात है साफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएट, एनर्जी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे देखिए, थर देखिए वर्ड, थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो मतलब एक, थर्मल मतलब टी टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल का मतलब एक ही टेम्परेचर पे। इफ द चेंज आर टेकन प्लेस in a system such a way temperature of system remain constant throughout the change, then process is called the isothermal। चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। देखिए बीपीएससी सिंपल जानता है कि बच्चा जो है वो 10th और 11th 12th तक साइंस पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, adiabatic process, if the change are taking place in the system in such a way there are no exchange of heat takes place between the system and surrounding, then the process is said to be the adiabatic process। adiabatic process में होता है कि चेंज नहीं होता है, हीट का चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन प्रोसेस होता है। if the change taking place in a system in such a way there is no exchange of heat energy takes place system and surrounding, then the process is said to be the adiabatic process। तो adiabatic process में एनर्जी जो होता है वो एक्सचेंज नहीं होता है, यानी डेल्टा क्यू जो होता है वो जीरो, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी इसका एग्जांपल याद रखिए, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सडनली एक्सपेंड, फैल गया, if it is changed into dry ice, this is the example of adiabatic process। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सडनली एक्सपेंडेड एंड इट चेंज इनटू द ड्राई आइस, दिस इज एग्जांपल ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हो गया कहानी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक गारंटी दैट द thermodynamic process energy will be conserved, but this law, second law, does not, but the first law does not tell whether a given process in which energy is conserved will takes place or not। The second law of thermodynamics gives the answer। Through this law can be state the many form, the following two form of worth mentioning। एक केल्विन स्टेटमेंट था, होल ऑफ हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितना आप हीट एनर्जी देते हैं, मान लो 10 जूल हीट दे रहे हैं, तो वो टोटल का टोटल वर्क में चेंज नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका, जैसे आप गाड़ी में आप जितना पेट्रोल खर्च करते हैं क्या वो सारा का सारा एनर्जी में देता नहीं, तो गाड़ी गर्म कैसे हो जाता है। इसीलिए आप जितना एनर्जी दे रहे हैं हीट एनर्जी, वो टोटल का टोटल वर्क में ट्रांसफर नहीं होता। ये केल्विन साहब बोले, ठीक है ना। क्लॉसियस बोले, क्लॉसियस इसमें हीट बाई इट सेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। अगर आपका मन है, जैसे कि हम लोग का रेफ्रिजरेशन में, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन में हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में कभी नहीं जा सकता। हीट कैसे, देखिए सिंपल बात है,
कि हीट फ्लो कैसे करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लेकिन आपका मन है कि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे करें तो होगा, लेकिन कैसे, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, और वही रेफ्रिजरेशन में ये क्लॉसियस स्टेटमेंट यूज होता है। हीट इंजन क्या होता है, ठीक है, तो केल्विन्स का आप याद रखिएगा कि हीट है जो नेवर कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये क्वेश्चन पूछेगा कि हीट जो है टोटल वर्क में चेंज हो जाता है, आधा होता है, पूरा होता है, नहीं होता, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप बोलिएगा कि हीट नेवर कन्वर्टेड इनटू होल हीट, नॉट नेवर कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। पूरा हीट नहीं होगा, 10 जूल डाले हैं तो हो सकता है 1 जूल, 4 जूल, 5 जूल, 6 जूल, 9 जूल, 9 जूल, 9.5, लेकिन 10 नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन जितना हम लोग यूज करते हैं गाड़ी में, मशीन्स में, ये सब जो होता है, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस। ये याद रखिएगा, हीट इंजन क्या करता है, हीट आप दीजिए, उसको आप वर्क में चेंज कर देता है, मैकेनिकल वर्क, चाहे मोशन हो गया, रोटेशनल हो गया, या मैकेनिकल वर्क आप समझ रहे हैं, कंटिन्यूअसली थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस। एवरी हीट इंजन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक सोर्स होता है जो हॉट बॉडी होता है, सिंक होता है, कोल्ड बॉडी होता है, और वर्किंग सबस्टांस होता है, ठीक है ना। जैसे कि बॉयलर होता है, जो पानी होता है उसमें हीट देते हैं, गर्म होता है, फिर वो वेपर में चेंज होता है, फिर टरबाइन घूमता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, ये पूरा होता है। ये आप नहीं जानते, एनटीपीसी ये सब जो वर्क करता है, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, और भी बहुत सारा। Heat engine may be divided into 2 types. Internal combustion engine. In this engine, heat is produced in the engine itself. For example, auto engine और petrol engine. Efficiency 52% ही क्यों होता है भाई? 100% होना चाहिए, क्योंकि उसका जो हम देते हैं हीट एनर्जी वो वर्क में पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए उसका इफिशियंसी जो है वो 52% है। डीजल इंजन का इफिशियंसी कितना है? 64%। एक क्वेश्चन और बन गया कि ज़्यादा इफिशियंसी किसका होता है, तो डीजल इंजन का होता है विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोल इंजन। अब ये हो गया इंटरनल कंबशन इंजन। पूछेगा कि इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जांपल क्या क्या है, तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है भाई, तो इंटरनल इसलिए बोलता है गाड़ी के अंदर होता है, गाड़ी के बाहर नहीं ना होता है इंजन, गाड़ी के अंदर होता है, इसलिए उसका इंटरनल कंबशन इंजन बोलता है। यानी जितना प्रोसेस होता है इंजन के अंदर होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल कंबशन इट इज द इंजन हीट टू प्रोड्यूस आउटसाइड द इंजन। स्टीम इंजन जो बॉयलर, एक्सटर्नल कंबशन इसका और इफिशियंसी कम होता है। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि ज़्यादा इफिशियंसी इंटरनल कंबशन इंजन का होता है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन का, तो इफिशियंसी ज़्यादा होता है इंटरनल कंबशन इंजन का। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का इफिशियंसी 20% है और उसका 50 से 60-70% के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो आजकल जो गाड़ी बनता है, जो भी गाड़ी बनाता है ऑटोमोबाइल कंपनी, उसका कोशिश होता है कि किसी भी तरह से इफिशियंसी को हम बढ़ाएं। जितना ज़्यादा इफिशियंसी होता है तो उतना ज़्यादा वो मार्केट में लीड करेगा, उतना कम पेट्रोल खर्चा होगा दूर जाने के लिए, ठीक है ना। तो अब होता है रिवर्सिबल और कॉर्नट हीट इंजन, ठीक है। रिवर्सिबल और कार्नट हीट इंजन होता है एन आइडियल हीट इंजन विच फ्री फ्रॉम ऑल द इम्परफेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल इरिवर्सिबल हीट इंजन इज कॉल्ड द कार्नट। कार्नट हीट इंजन मतलब आइडियल चीज़ है, हम जितना डाले उतना हमको अब मिल गया, ऐसा होता नहीं। ये सिर्फ आप ये ऐसे रखिएगा कि एक ऐसा हीट इंजन जो एक दिमाग होता है ना कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, आइडियल कंसेप्ट, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पूछेगा रिवर्सिबल हीट इंजन कौन होता है, तो कार्नट हीट इंजन। ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। द वर्किंग सबस्टेंस ऑफ आइडियल हीट इंजन अंडरगोज अ साइक्लिक ऑपरेशन कॉल्ड द कार्नट साइकिल। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट हीट इंजन ये पूछिएगा नहीं, लेकिन आप याद रखिए इफिशिएंसी 1/T2 - T1। T1 हो गया टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी, T2 हो गया टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी। सोर्स जो अभी पढ़े थे, सोर्स और सिंक। कार्नट थ्योरम क्या होता है, ऑल द, हाँ ये पूछेगा कार्नट थ्योरम कि ऑल द रिवर्सिबल कार्नट हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक हैव द सेम इफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस। यानी कि कार्नट साइकिल जो होता है थ्योरम, कार्नट साइकिल जो होता है वो वर्किंग सबस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता अगर सेम टेम्परेचर सोर्स और सिंक का हो तो। नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर विल मोर देन इफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन, जो कि होता नहीं। रिवर्सिबल कंसेप्ट है, साइंटिस्ट लोग यूज किया, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता, क्योंकि आपको मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचना है, आपको मैक्सिमम सोचना पड़ेगा ना जी। जैसे हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या 100 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं, हम 150 के लिए कर रहे हैं तैयारी। 150 नंबर का है ना, तो हम ये नहीं कि हम 110 के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम कर रहे हैं 150 के लिए, लेकिन हमको आएगा कितना, 110, 115, 120 अगर हमको रिजल्ट देना है तो, वरना आता तो 20, 30, 50, 40 भी आता है। लेकिन हमको अगर काम करना है तो ये, तो हम क्या सोचते हैं कि मैक्सिमम लिमिट
तो 150 नंबर वही हो गया रिवर्सिबल। लेकिन 150 नंबर बिरले को आता वो आ भी जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। ए रेफ्रिजरेटर इज द apparatus which transfer heat energy from cold body to hot body। बताया ना अभी कि cold body to hot body at the expense of energy supplied by external agent, the working substance is called the refrigerant। तो ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन पूछेगा कि ये इन द एक्चुअल रेफ्रिजरेटर कौन सा ये सबस्टांस है वो यूज होता है। तो वेपर्स ऑफ फ्रेन CCl2F2 एक्ट एज ए रेफ्रिजरेंट। ये याद रखिएगा एकदम, फ्रेन यूज होता है, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ हीट, खत्म हो गया। और सबसे ज़्यादा हीट और लाइट से क्वेश्चन आता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट और लाइट से खत्म आता होता है। तो ये आपका लाइट चैप्टर है, इसको अभी ये आप हीट वाला पूरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड जहाँ जहाँ भी हम टिक लगाए हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए और बहुत पढ़िए। शाम तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा फिजिक्स डन कर दे। शाम नहीं, रात हो जाएगा, मतलब रात में 1 बजे तक हम डन करेंगे उसको। बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। और हीट और लाइट और पीछे जो है न्यूक्लियर वाला, ठीक है ना, और वेव आगे वेव वाला है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हीट और हम जो ऑब्जर्व किए हैं कि हीट और लाइट से क्वेश्चन धुआंधार पूछता है। बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मन करे तो कीजिए, नहीं करने का मन करे तो मत कीजिए, लेकिन पढ़िए और खूब पढ़िए और नंबर एकदम ठान के लाइए। और बाद में बताइएगा कि मैम मेरा 10 का 10 बन गया फिजिक्स, 10 का 10 बन गया केमिस्ट्री, 10 का 10 बन गया बायोलॉजी। यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो होगा, मेरे मेहनत का यही होगा।